नमस्कार, मैं विजय द्विवेदी आपका अपने YouTube चैनल तथ्य से सत्य तक में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे चैनल आपके लिए लेकर आएगा वो कंटेंट जिन्हें पहले हम तथ्य की कसौटी पर परखेंगे, फिर उसमें छुपे सत्य को आप तक पहुंचाएंगे। आज का हमारा टॉपिक ध्रुव राठी की एक पोस्ट को लेकर है, जिसमें उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को एक फ्रॉड इंडस्ट्री करार दिया है और उसे स्कैम बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि एस्ट्रोलॉजी ने करोड़ों लोग को बेवकूफ़ बनाया। जिन्होंने ध्रुव राठी की उस पोस्ट को नहीं देखा है, मैं एक बार आग्रह करूंगा कि वो उस पोस्ट को जरूर देख लें, और अगर नहीं देखना चाहते हैं तो पहले मैं उनके अंशों को वर्णित करूंगा और उसके बाद उनका रिप्लाई करूंगा। ध्रुव राठी जी, आपने जो कीचड़ उछाला है वो आपने हमारी सांस्कृतिक अमूल्य धरोहर पर कीचड़ उछाला है। जवाब तो बनता है उसका। आपने हमारे ऋषि मुनियों, हमारे पूर्वजों की कठिन परिश्रम पर, कठिन मेहनत पर कीचड़ उछाला है, उनके अंतर्ज्ञान पे कीचड़ उछाला है। 70,000 वर्ष पूर्व से ऋग्वेद का निर्माण शुरू हुआ था, जिनमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंश लिखे गए, क्रमशः लिखे जाते रहे। बाद में यजुर्वेद में भी हमें उनके अंश मिलते हैं। बिना किसी दूरबीन के, बिना किसी सैटेलाइट के, बिना किसी एक्सटर्नल माध्यम के हमने ये जाना कि प्लैनेटरी पोजीशंस क्या हैं, हमने ये जाना कि उनके मूवमेंट्स क्या हैं, हमने ये जाना कि उनके मूवमेंट्स की वजह से मनुष्यों पे पड़ने वाले उनके प्रभाव क्या हैं। बाद में हमने ये जाना कि रत्नों के इफेक्ट्स क्या हैं, उनसे मनुष्यों पर पड़ने वाले प्रभाव क्या हैं। हमने नाड़ी चिकित्सा के बारे में जाना, मंत्रों के द्वारा रोगों के उपचार के बारे में जाना। आपने जो ये कीचड़ उछाला है ये कोई नया नहीं है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के लिए। इसको सदियों से बदनाम किया जाता रहा है और बार बार किया जाता रहा। सन 2004 में सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक निर्णय ने एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की पूरी दिशा ही बदल दी। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसमें उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को एस्ट्रोलॉजी साइंस कहा। साथ ही उन्होंने ये निर्णय दिया कि इसके कोर्सेस यूनिवर्सिटी में शामिल किए जाएं। पहली बार हमें हमारा भविष्य दिखाई देता है। पहली बार किसी ने हमारे अस्तित्व को स्वीकारा है। हमारे वेदों के, हमारे पूर्वजों के, हमारे पुराणों के, हमारे ऋषि मुनियों के परिश्रम को किसी ने स्वीकृति दी है। दोस्तों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये जब वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो आपको अपने पूर्वजों पे नाज होगा, आपको गर्व महसूस होगा, क्योंकि जो कंटेंट मैं लेके आ रहा हूं वो सिर्फ बचाव के लिए नहीं है। मैं किसी बचाव के लिए इसको लेके नहीं आया हूं। मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी का वो पक्ष रख रहा हूं कि जिस पे जो आरोप लगते रहे हैं कि इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये सेंसलेस है। मैं आज कई प्रेडिक्शन भी करने वाला हूं और वो भी पूरे लॉजिक के साथ में। तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखें और इसके बाद निर्णय लें कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहां तक सीमित है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं इनके पूरे वीडियो को पॉइंट्स में कन्वर्ट करूंगा, तो इनका जो पहला पॉइंट था वो एस्ट्रोलॉजी एक फ्रॉड स्कैम है, फ्रॉड इंडस्ट्री है और करोड़ों लोग को बेवकूफ़ बनाया है। इन्होंने स्टार्ट ही यहीं से किया था। तो इसका जवाब मैं देना चाहूँगा कि कितना आसान है ना अभिव्यक्ति की आज़ादी बताकर अपनी सांस्कृतिक धरोहर पर कीचड़ उछालना। हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों के कठोर परिश्रम से लिखे गए ऋग्वेद एवं यजुर्वेद का अपमान करना। ये शास्त्र ही हैं जो हम मनुष्यों को नैतिक मूल्यों का पाठ पढ़ाते हैं और हमारे सामाजिक ढांचे को बनाए रखते हैं। हमें शिष्टाचार का वो पाठ पढ़ाते हैं जिससे हमारे समाज, हमारे परिवार और हमारे राष्ट्र की सुदृढ़ नींव पड़ती है। 2400 साल पहले चाणक्य ने कहा था कि उन राष्ट्रों का भूगोल मिट जाता है जो अपना शास्त्र और इतिहास पढ़ना भूल जाते हैं। फिजिकली या कहिए
पॉलिटिकली हम आज़ाद तो हो गए, लेकिन आइडियोलॉजी में और कल्चर में हम आज भी गुलाम हैं। दोस्तों, ये जो ध्रुव राठी ने किया है ये कुछ अनोखा नहीं है। हमारे सनातन धर्म की नींव पे सदियों से हमले होते रहे हैं। जाने कितने आक्रांता आए, लूट के गए, लेकिन जाने क्या बात है, मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। इकबाल का ये शेर फिट बैठता है यहाँ पे। आप एस्ट्रोलॉजर का विरोध करते, हमें कोई आपत्ति नहीं होती। आप उन्हें एक्सपोज करें, जितना हो सके एक्सपोज करें। ऐसे लोग को एक्सपोज होना भी चाहिए। समाज में छुपी हुई जो भी बुराइयां हैं, जो भी ऐसे लोग कृत्य कर रहे हैं, उनका एक्सपोज होना चाहिए। लेकिन आप किसी सिस्टम को करप्ट नहीं कह सकते। सिस्टम कभी करप्ट नहीं होता। सिस्टम को फॉलो करने वाले करप्ट हो सकते हैं। मेरा विरोध यहीं पे ही है और मैं इसी बात को ध्यान में रख के अपने तथ्य को रखूंगा। दोस्तों, ध्रुव राठी का सेकंड पॉइंट, एबीपी न्यूज पे 11 एस्ट्रोलॉजर बताएंगे कि वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल का मैच कौन जीतेगा, इंडिया या इंग्लैंड। इंडिया की बहुत शर्मनाक हार हुई थी उस दिन और उस बात को लेके ध्रुव राठी ने बहुत मखौल उड़ाया। दोस्तों, हमें समझना पड़ेगा कि हम किस प्लेटफॉर्म पे एस्ट्रोलॉजी को देख रहे हैं और हम देखना क्या चाहते हैं। 24 घंटे पहले ये प्रोग्राम आया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट शायद 24 घंटे पहले ही था। और हम देखना भी यही चाह रहे थे कि भाई इंडिया जीते। सीधी सी बात है, सब कोई वही देखना चाहेगा कि इंडिया जीते। और अगर इंग्लैंड को कहीं कोई जिता रहा होगा तो फिर चैनल चेंज, वही चाहते ही ना हमेशा। चलिए एक और सिचुएशन देता हूं आपको। सपोज करिए कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग शुरू हो जाती है और कोई चैनल लेके आता है कि चलिए 20 एस्ट्रोलॉजर बताएंगे कि कौन जीतेगा, इंडिया या पाकिस्तान। क्या देखना चाहेंगे, इंडिया या पाकिस्तान? ऑब्वियस है इंडिया। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि प्लेटफॉर्म कौन सा है। ये टीआरपी का मुद्दा है और इस चीज को लेके मखौल बनाना एक अलग चीज है। थोड़ा हमें भी जागरूक होना पड़ेगा अपने शास्त्रों को लेके, अपने ग्रंथों को लेके समझना पड़ेगा थोड़ा इन चीज़ों को। और एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि कुंडली कभी भी किसी निर्जीव वस्तु की नहीं बनती है। देश की कुंडली बनाई जा रही है, अभी बताइए। ये हमें सोचना पड़ेगा, मतलब इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि कुंडली एक इंसान की बनाई जा सकती है। पूरे देश की कुंडली बनाना मतलब दो देश की बना दी और आपस में, अब वो देश कब पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ, वो क्या सजीव है? और अगर देश की आप बना भी रहे हो तो 140 करोड़ लोगों की कुंडली बनाओ, इधर बनाओ 12 करोड़ की, उधर बनाओ, फिर वो दोनों को कंपेयर करो तो भाई भगवान ही उतर आए, फिर तभी हो पाएगा वो। तो दोस्तों, ध्रुव राठी का जो तीसरा पॉइंट था उसमें उन्होंने एक स्कॉलर थे फ्रांसिस्को गिउचियार्दिनी, उनका एक कोट था, उसको उन्होंने अपनी वीडियो में कोट किया बेसिकली। और बड़े ही मजाकिया लहजे में उन्होंने इसका मजाक भी बनाया कि कोट कुछ इस प्रकार था कि एस्ट्रोलॉजर कितने लकी होते हैं कि अगर 100 झूठ में एक सच बोल दें तो उनकी वाहवाही होती है, और वही एक नॉर्मल इंसान अगर 100 सच में एक झूठ बोले तो उसकी बदनामी होती है। तो अगर एक इंसान कोई नास्तिक हो गया तो क्या मतलब पूरी दुनिया को नास्तिक करने निकल जाएगा? और किसी इंसान ने कहीं कुछ कहा तो क्या सब कुछ लाके आप एस्ट्रोलॉजी पे फाड़ देंगे? और अगर ये कोई एक फॉरेन एस्ट्रोलॉजर था या फॉरेनर था तो उसने अपनी एस्ट्रोलॉजी के लिए कहा होगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से तो वैसे भी उनका कुछ लेना देना नहीं था, और वैसे भी शुरुआत से जितने भी विदेशी लोग रहे उन्होंने इंडिया के शास्त्रों को लूटा सिल्क रूट के थ्रू। यहां से वेदों के अंश चुराए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंश चुराते रहे और
अपनी एस्ट्रोलॉजी एक बनाई, क्योंकि अपनी एक नई पहचान भी बनानी है। लेकिन एक ही गलती कर गए, समझ कहां से लाओगे इन शास्त्रों को पढ़ने की। शास्त्रों कीलित हैं, क्योंकि जो अर्थ उनका सामने दिख रहा होता है वो अर्थ होता ही नहीं है कभी, तो वो समझ कहां से लाओगे आप। इस वजह से फॉरेन की जितनी भी एस्ट्रोलॉजी है वो 2% भी सही नहीं होती है। और ऐसे इंसान का आप कोट दिखा रहे हो, भाई तू फेल है तो फेल तो हो गई ना, तेरी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है। अब उसको एस्ट्रोलॉजी पे लाके आप कीचड़ उछालो, हमारे शास्त्रों पे कीचड़ उछालो, ये तो नहीं चलता है। हमारे सांस्कृतिक धरोहर पे कीचड़ उछालो इस बात को लेके, वो तो नहीं चलेगा ना। दोस्तों, ध्रुव राठी का जो 4th पॉइंट था वो उन्होंने कमेंट किया था कि एस्ट्रोलॉजर फर्जी भविष्यवाणियां करते हैं या फर्जी प्रेडिक्शन करते हैं। और उन्होंने कोट किया था उसमें बेजान दारूवाला की वो पोस्ट को, जिसमें उन्होंने कोरोना के लेके भविष्यवाणी की थी। और ऐसे ही कुछ 2-3 और एस्ट्रोलॉजर को उन्होंने वहाँ पे दिखाया अपनी वीडियो में। मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी निर्जीव वस्तु की कुंडली नहीं बनाई जा सकती। कोरोना वायरस की कुंडली बन रही है, बताइए साहब। अब यही रह गया, अब कोरोना के ऊपर हमारे ऋषि मुनि भी हैरान हो जाएंगे कि अब कोरोना, वो उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि कोरोना के ऊपर कोई कुंडली बनाएगा। कब उस कोरोना का वायरस का जन्म हुआ और वो चीनियों ने ना इनके कान में, बेजान दारूवाला के कान में आके बोला कि इस वक्त इसका जन्म हुआ था और ये तिथि थी और ऐसा था वैसा था, प्लेस ये वाला प्लेस था। फिर कोरोना की कुंडली बन गई और फिर कोरोना के बारे में बताया गया। देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले भी बोला कि ये टीआरपी के लिए रहता है। टीवी के ऊपर अगर आपको ये सब दिखाया जा रहा है तो आपको पहले भी बताया मैंने, ये सब स्क्रिप्टेड होता है। टीवी पे एक इंटरटेनमेंट अच्छा रहता है कि भाई कोरोना ख़त्म हो जाएगा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें अगर आप देख रहे हैं तो मान के चलिए कि इनको इंटरटेनमेंट पर्पज से ही देखें। लेकिन जो प्रेजेंटेशन ध्रुव राठी ने किया वो गलत था। करोड़ों लोग भरोसा करते हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। जब परेशान होते हैं, लगातार परेशानियां आ रही होती हैं, कोई हॉस्पिटलाइज हो रहा है तो कोई काम छूट रहा है, कोई काम वही कर रहे हैं, मेहनत वही कर रहे हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा है, नहीं बन रहा है। कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे? डॉक्टर मदद करेगा उनकी? कौन मदद करेगा? साइंटिस्ट करेगा? कौन करेगा बताइए? तब इंसान आता है एस्ट्रोलॉजर के पास कि गुरुजी रास्ता बताइए, किधर जाना है, कौन सा ग्रह गड़बड़ है। तब परेशान होके वो आता है, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता है उसके पास। और आप ऐसा पोस्ट कर रहे हो कि एस्ट्रोलॉजी ही पूरी फ्रॉड है। अरे 3-4 अगर ऐसे एस्ट्रोलॉजर ने अगर इस तरह की बेवकूफ़ी की हरकत कर दी तो ऐसे तो हर स्ट्रीम में होता है। आपको हर स्ट्रीम में मिल जाएंगे, आपको ऐसे वकील भी मिल जाएंगे, ऐसे डॉक्टर भी मिल जाएंगे, ऐसे साइंटिस्ट भी मिल जाएंगे भविष्यवाणी करते हुए, या डॉक्टर किडनी निकालते हुए। तो पूरा सिस्टम तो नहीं खराब हो जाता ना, क्या पूरे सिस्टम को गाली देने लगे? भाई ये तो इंसान ही है ना, कोई भी इंसान है। एक ने गलती की तो इसका मतलब थोड़ी है सबको उसकी सजा मिलेगी। तो मेन मुद्दा यही है कि जिस तरह से प्रेजेंट किया ना वो गलत था। करोड़ों लोगों के भरोसे को इस तरह से तोड़ना ये सही नहीं है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, planets have no effect on mankind। मतलब धज्जियां उड़ा दी यहां तो पूरी की पूरी इन्होंने। हमारे सभी ऋषि मुनियों से ज्यादा ज्ञान इनको प्राप्त हो गया। हमारे वेदों शास्त्रों में जो वर्णित था सब बेकार हो गया। प्रभु चरण कहाँ है आपके? हम भी थोड़ा ज्ञान आपसे ले लें आके। आपने सिर्फ आरोप ही नहीं लगाया, इस तरह की चीजें बना के दिखा के।
आपने हमारे ऋषि मुनियों, हमारे पूर्वजों के दिन रात के कठिन परिश्रम पे पूरा पानी फेर दिया, मिट्टी में मिला दिया उसे। कैसे कर लेते हैं आप? कहाँ से लाते हैं इतना ज्ञान? हमें भी तो कम से कम पता चले। चलिए मैं यहाँ अपना फर्स्ट प्रेडिक्शन देता हूँ, और जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपने जो भी प्रेडिक्शन यहाँ पे दूंगा वो पूरे लॉजिक के साथ में दूंगा, और जिनमें पूरी सच्चाई होगी, और मैं आपको क्लियर भी करूंगा लॉजिक के साथ कि मैंने ऐसा क्यों कहा। क्योंकि ध्रुव राठी ने बहुत सारे फाल्स प्रेडिक्शन किए थे और पूरा मजाक बनाया था उसका कि फाल्स प्रेडिक्शन कैसे किए जाते हैं और वो लोगों पे सच बैठते हैं, क्योंकि जनरलाइज होते हैं। जनरलाइज अगर किसी को आप इस तरह से बोलोगे कि आप बहुत अच्छे मन के स्वामी हैं और ऐसा वैसा, और आपके साथ बुरा होता है, तो बैठता है लोगों के ऊपर। मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूँगा। मैं यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन दे रहा हूँ जिसमें मेंटली दिव्यांग की जो कुंडली होती है, और क्रमशः अगर न्यूरो रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो न्यूरो रिलेटेड जितने इश्यूज आते हैं उनकी कुंडली होती है ये। तो जो पहला केस बताने जा रहा हूं वो मेंटली दिव्यांग के लिए रहेगा। अगर आपके 3 ग्रह बुध, गुरु और चंद्रमा, ये तीनों नीच राशि में हो, और उसमें से चंद्रमा और गुरु लग्न का स्वामी होके नीच राशि में बैठ जाए, और बुध 5th हाउस का स्वामी होके नीच राशि में बैठ जाए, तो ये मेंटली दिव्यांग की कुंडली हो जाती है, और मैं इस पे किसी को भी चैलेंज कर सकता हूं। अब क्रमशः अगर इसमें सिचुएशन में सुधार होता है कि जैसे इन 3 ग्रहों में से 2 ग्रह नीच के और 1 ग्रह अस्त या अमृत है, तो इसमें सिचुएशन में सुधार होना शुरू होता है। 1 ग्रह नीच का है, 2 ग्रह अस्त या अमृत हैं, तो और बेटर कंडीशन हो जाती है। लेकिन ये सारे केसेस इन 3 ग्रहों से जो रिलेट करके बन रहे हैं, ये एक न्यूरो रिलेटेड इश्यूज बनते हैं यहाँ पे। कमेंट सेक्शन में एक बार जाके कमेंट जरूर करिएगा कि वो लोग जिनको रात में नींद की गोली लेनी पड़ती है, और खासकर पूर्णिमा वाले दिन उनको ज़्यादा इश्यूज होते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उनको जवाब जरूर दूंगा। अब मैं लॉजिक पे आ जाता हूँ, मैंने ऐसा क्यों कहा। केसेस तो उसमें बहुत सारे हैं, मतलब कंडीशंस बहुत सारी हैं, जो माइल्ड कंडीशंस भी आती हैं, बट मैंने एक्सट्रीम कंडीशन ली है इसमें। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्या है आखिर ग्रहों में, क्या है ऐसा, क्यों ऐसा मेंटली दिव्यांग ऐसा क्यों बच्चा हो जाता है ऐसी केसेस में? चलिए समझते हैं। चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है, और मन ही हमारा नीच हो जाए। ऐसे ही गुरु जो हमें सोचने की क्षमता देता है, हमें डिसीजन लेने की क्षमता देता है, तो हमारे अगर डिसीजन ही गलत होने लगे सारे, या हमें डिसीजन लेने की हमारी क्षमता ही ना रहे, क्योंकि गुरु अगर नीच का है तो हमारी डिसीजन लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। अब बुध की बात करें, अगर आपका बुध नीच का है तो बताने की जरूरत नहीं है, उस बच्चे की स्टडी या उस बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अब ये तीनों जब एक सिचुएशन में बैठते हैं कि हाँ, बुध भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, और गुरु जो मार्गदर्शन करता है, या मार्गदर्शन या डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी आपकी बढ़ाता है, वो भी नहीं है आपके साथ में। अब बचा चंद्रमा, जो कम से कम कुछ थॉट प्रोसेस तो दे सकता है, लेकिन वो भी आपके साथ नहीं है। तो ये पूरी तरह से एक मेंटली दिव्यांग की कुंडली बन जाती है। अब इसमें हम जो सॉल्यूशन देते हैं, सामने कोई भी जो पर्सन होता है, अगर उसको ऐसी प्रॉब्लम है, तो हम लोग सिचुएशन के हिसाब से पहले किस ग्रह के ऊपर काम किया जाए, उसके प्रभाव को कैसे न्यूनतम किया जाए, उसके ऊपर काम करते हैं। और थोड़ी मेहनत लगती है इसमें, लेकिन
100% इसमें प्रॉफिट होता है। हम उपाय भी इसका साइंटिफिकली ही करते हैं। हम ग्रहों की नीचता को कम करने के लिए जो खान पान में कुछ चीज़ें उसकी चेंज करते हैं जिससे ग्रहों की नीचता कम होती है। साथ ही मंत्रों से उपचार करते हैं इसमें। तो उससे जो वाइब्रेशन होते हैं मंत्रों से, उन वाइब्रेशन से हम उसके रिसीवर को करेक्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको ज्योतिष बना दिया। किसी पे भी इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं आप। जो मैंने कंडीशन आपको दी है 3 ग्रहों की, बुध, गुरु और चंद्रमा। ध्रुव राठी का अगला पॉइंट था, उन्होंने सूर्यदेव को लेकर दिया था कि 2 लोग हैं, रमेश और सुरेश। रमेश का जन्म जैन में हुआ था और सुरेश का जून में हुआ था। तो उन्होंने बोला कि जिसका जन्म, मतलब सुरेश जिसका जन्म जून में हुआ था, उसको सूर्य का ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और रमेश जिसका जन्म जैन में हुआ उसको कम ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ध्रुव राठी जी, ग्रेविटेशनल फोर्स का ठेका धरती के पास ही रहने दो। सूर्य को ग्रेविटेशनल फोर्स मत समझाओ। सूर्य से जो आता है वो उसकी किरणें होती हैं, उसकी रेज होती हैं, उसकी रश्मियां होती हैं, जो हमारे रिसीवर के थ्रू एक्सेप्ट की जाती हैं। हमारी लग्न कुंडली में सूर्य किस भाव में बैठा है, अच्छा है, बुरा है, उसके हिसाब से हमारे रिसीवर उसको एक्सेप्ट करते हैं। अब जिनका सूर्य अगर नीच का होता है या अच्छा नहीं होता है, तो हम उनको सूर्य नमस्कार करवाते हैं। और एक चीज़ और आपने अगर नोट नहीं की है, तो आपका जो नासिका छिद्र होते हैं, इसमें एक चंद्र से ऑपरेट होता है, एक सूर्य से ऑपरेट होता है। इन दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये दोनों बैलेंस होके नहीं चलेंगे तो आप समझ लीजिए आपकी तबीयत खराब होने वाली है। तो होता यह है कि जिसका सूर्य बहुत खराब होता है या चंद्र बहुत खराब होता है, उसकी हेल्थ में भी इश्यूज बने रहते हैं, क्योंकि उसके नासिका छिद्र बैलेंस होके नहीं चलते हैं। अगर लेफ्ट एक्स्ट्रा चल रहा है तो सीधी सी बात है आपको दिक्कत होगी, अगर राइट एक्स्ट्रा चल रहा है तो भी आपको दिक्कत होने वाली है। तो हम सूर्य अगर आपका खराब है या सूर्य नीच राशि का है, तो सूर्य नमस्कार कराते हैं, सूर्य के मंत्रों का जाप कराते हैं, उसकी दिनचर्या को चेंज करते हैं। क्योंकि अगर इंसान की दिनचर्या चेंज होगी तो वो सुबह जल्दी उठेगा, रात को जल्दी सोएगा, टाइम पे सोएगा, और जब सूर्य को नमस्कार करेगा तो सूर्य के संपर्क में भी आएगा बराबर से। और जब हम जल चढ़ाते हैं ना, तो मन से जब हम सोच रहे होते हैं ना, और सुबह की जो सूर्य की रश्मियां हैं वो सबसे तीव्र होती हैं, तो हमारे आत्मा को करेक्ट करती हैं, वो सोल को करेक्ट करती हैं। क्योंकि सूर्य क्या होता है, सोल होता है, हमारी सोल को करेक्ट करती हैं। फिर हम मंत्रों से भी अपने रिसीवर को करेक्ट करते हैं। हमारा रिसीवर करेक्ट होता है, हमें अच्छी एनर्जी मिलती है, और जब हमारे अंदर अच्छी एनर्जी होती है ना, तो सारे काम हम अच्छे से कर सकते हैं। बस यही अच्छा सूर्य होता है आपका, उच्च का सूर्य होता है, या एक अच्छे सूर्य की अगर मैं बात करूं। और यही कंसेप्ट, लॉजिक भी इसी के पीछे यही है कि हम जो भी मंत्र कराते हैं उससे आपके इंद्रियों को इग्नाइट करें। और दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें ध्रुव राठी ने मखौल उड़ाते हुए एस्ट्रोलॉजी को सेंसलेस और लॉजिकलेस करार दिया था। चलिए लॉजिक की बात करते हैं। एक्वेरियस राशि ले लेते हैं, कुंभ राशि। और जैसा कि आपको मालूम है कि कुंभ राशि का जो जन्म हुआ था वो समुद्र मंथन की वजह से हुआ था, तो इसका साइन भी घड़े में अमृत छलकता हुआ वो भी, और ये एक वायु तत्व राशि है।
अब ये सारे पॉइंट्स हमारे पास में हैं। अब इन 3 पॉइंट से हम कॉन्क्लूजन निकालेंगे, एक लॉजिक निकालते हैं, देखिए कितना फिट बैठता है। ये वायु तत्व राशि है, मतलब ऐसे लोग की वाणी जो है वो काफी सुमधुर होगी, काफी अच्छी वाणी के लोग होंगे। अब घड़े में अमृत है, मतलब घड़े में अमृत का मतलब कि अमृत वो भी छलक रहा है, तो चूंकि घड़े के अंदर है इसलिए थोड़ा संकोची प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन छलक रहा है, अपने बारे में सब कुछ बता भी देते हैं। अब चूंकि अमृत है तो एक चीज और समझिएगा कि बड़े साफ दिल के होते हैं, कलुषता नहीं होती इनके अंदर। अब जैसे जैसे अगर हम इनके लग्न के अंदर के ग्रहों पे जाएंगे वैसे वैसे हम इस लॉजिक को मेंटेन करते हैं। अगर ये इन पे सूर्य की या मंगल की अच्छी दृष्टि हो तो ये एक अच्छे वक्ता और एक बहुत ही रिनोन्ड ज्योतिष भी बन सकते हैं। उसी तरीके से अदर ग्रह की जो इम्पैक्ट होता है इनके ऊपर, बृहस्पति ग्रह का या गुरु ग्रह का, हम उसके ऊपर इनको कंसल्ट करते हैं। तो ये सारा कुछ लॉजिक बेस्ड है एक तरह से। अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि समय की कमी है थोड़ा, तो अगर आप किसी भी ग्रह के बारे में, किसी भी राशि के बारे में आप विस्तार से अगर जानना चाहते हैं तो हम उसको डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। तो दोस्तों, आपको मेरा ये जवाब कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरा पहला वीडियो है और मुझे ध्रुव राठी की जो ये पोस्ट थी इसी ने इंस्पायर किया, क्योंकि मुझसे देखा नहीं गया एस्ट्रोलॉजी को जिस तरह से इन्होंने बदनाम किया था। अब मैं आ ही गया हूँ तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं, जैसे मैं भूतों के ऊपर भी बनाऊंगा कुछ वीडियो अपने, बहुत ही कुछ हट के जानकारी रहेगी उसमें, और मंदिरों के ऊपर बनाऊंगा मैं, मंदिरों से आप क्या क्या ले सकते हैं, मंत्रों के ऊपर बनाऊंगा। मंत्रों पे इंफॉर्मेशन बहुत कम मिलती है क्योंकि ज़्यादातर कीलित है। मैं बहुत ही स्पेसिफिक मंत्रों की जानकारी आपको दूंगा जो जिनसे बीमारी का निवारण होता है। साथ ही मैं सोल के ऊपर बनाऊंगा, ब्रह्मांड के ऊपर बनाऊंगा। तो आपको किस टॉपिक पे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए एक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और मेरा इंतज़ार रहेगा कि मैं, और साथ ही मैं कोशिश करूंगा कि आपकी हर पोस्ट का मैं जवाब दे सकूं। धन्यवाद दोस्तों, मेरी पोस्ट को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली रोचक जानकारियां आप तक जरूर पहुंच सकें।